नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सितंबर माह का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको याद करने वाले हैं। कुछ छोटी मोटी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होगी और कोरिलेशन का जो मेथड है उससे हम कोरिलेट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है जितने भी अवार्ड सितंबर माह में दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। ये किस किस को दिया गया है? राजस्थान की दो महिला शिक्षक है उनको दिया गया है। कौन है? आशा सुमन जो कहाँ से है? अलवर से। प्रिंसिपल डॉक्टर शीला असोपा जो कहाँ से है? जोधपुर से है। इनको शिक्षक पुरस्कार है वो दिया गया है। अब हमें क्या आशा होती है? हमें आशा होती है कि जो हमारी शिक्षक होते हैं, हमारे जो भी शिक्षक होते हैं वो क्या हो? शीतल मन के हो। शीतल मतलब उनका मन क्या हो? शीतल हो या शील हो। तो जैसे मतलब हम जब स्कूल में जाते हैं ना, तो जो मतलब टीचर गुस्सा करने वाला होता है ना, तो उसके प्रति हमारे दिल में ये होता है कि ये तो कितना गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर, हर समय हमें डांटते रहते हैं। तो उस चीज़ को लेके हमें ये करना है कि जो हमारे शिक्षक होते हैं उनके लिए हमें ये आशा होती है कि उनका मन क्या हो? शील हो, शांत हो, जो हमें प्यार से पढ़ा दे, है ना। तो शिक्षक शांत होना चाहिए। तो शिक्षक से तो हमें शिक्षक पुरस्कार याद करना है। हमें आशा होती है से आशा हो जाएगा, आशा सुमन। और शील होना चाहिए उनका स्वभाव, शील से शीला याद कर लेना है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं, ये आशा सुमन है, मतलब ऐसे पूछा जाता है कि जो जिनको जो शिक्षक पुरस्कार मिला है वो क्या करती हैं, मतलब किस फील्ड में उनका काम है। तो उनका काम भी देख लेते हैं। जैसे आशा सुमन है वो अलवर से है। ये क्या करती है? बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। मतलब जो आत्मरक्षा है उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो कौन देती है? आशा सुमन है वो देती है। हम ऐसे सोचते हैं ना कि हमें ये आशा है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तो हम स्वयं कब करेंगे? जब हमारे में सेल्फ डिफेंस की शिक्षा होगी, तभी तो हम खुद की सुरक्षा कर पाएंगे। तो खुद की सुरक्षा करने की हमें आशा होती है। तो आशा से हमें आशा याद हो जाएगा, खुद की सुरक्षा से हम उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे ना, तो इनमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर है वही जो जोधपुर की कौन है? प्रिंसिपल डॉक्टर शीला असोपा। उन्होंने क्या किया है? कड़ी मेहनत करके साइन जो लैंग्वेज होती है, जो मतलब इशारों में बात करने वाली लैंग्वेज होती है ना, उस साइन लैंग्वेज को तैयार कर बच्चों को शब्दों का ज्ञान करवाया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ये। तो दोनों का अलग अलग हो गया। फिर है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। ये किसको मिला है? कौन बनी है? प्रवीणा आंजना है वो बनी है। ये कहाँ की है? उदयपुर की। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे इंडिया के लोग क्या हैं? बाहर जाते हैं। इंडिया के लोग, जैसे हम, ये नासा है, यूएसए की जो एजेंसी है ना, नासा इंटरनेट वो स्पेस एजेंसी। तो उसमें क्या है कि 25% जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? इंडिया के ही है। तो इंडिया के जो 25% लोग हैं वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। हमारे लोग इतने कैपेबल हैं ना, तभी तो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वो भी नासा में। तो हमारे लोग कैपेबल है इसलिए नासा में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग क्या हैं? इतने प्रवीण हैं। हमारे लोग क्या हैं? भारत के लोग क्या हैं? इतने प्रवीण है जो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और इंडिया के कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल इंडिया को थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करेंगे ना, तो हमें वो चीज़ मतलब कोरिलेट करके वो चीज़ याद हो जाएगी। तो इंडिया के लोग क्या हैं? प्रवीण हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? प्रवीणा अंजना, जो कहाँ की है? उदयपुर की रहने वाली है। फिर है मिस राजस्थान 2023, जो कौन बनी है? वैष्णवी शर्मा है वो बनी है। ये कहाँ की है? जयपुर की है। इसको हमें सीधे से याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2023-24 के अभी मिले हैं, उसको देखते हैं हम। ये क्या है? 26 सितंबर 2023 को अभी दिए गए हैं। और ये प्रोवाइड कौन करवाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर की है वो इसको प्रोवाइड करवाती है। इसके अध्यक्ष कौन है? दुलाराम साहरण। पूछ सकते हैं, मतलब ये जो छोटी छोटी एजेंसियां होती हैं ना, उनके बारे में है ना हमसे पूछा जाता है। तो जो दुलाराम साहरण क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और 2023-24 के भी पुरस्कार प्रोवाइड करवाए गए हैं। वार्षिक मतलब पर ईयर दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं।
इसमें अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं। इनकी प्राइज भी अलग अलग होती है, हम इनकी प्राइज भी देखेंगे और किसको मिला है वो भी देखेंगे, किस कृति के लिए मिला है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो मीरा पुरस्कार जो है उसमें कितने पैसे मिलते हैं, 75,000 रुपीज़ मिलते हैं। और मिला किसको है, रत्न कुमार सांभरिया, जो कहाँ से हैं, जयपुर से है, उनको दिया गया है। कृति क्या है इनकी, सांप इनकी कृति है। और ये क्या है, जो साहित्य अकादमी अवार्ड हैं उनमें जो सर्वोच्च अवार्ड है, मतलब इतने सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं अभी हम देखेंगे, तो उनमें सर्वोच्च टॉप लेवल का जो अवार्ड है वो कौन सा है, मीरा पुरस्कार है, वो इसमें अवार्ड है वो दिया गया है। अब हम देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। मीरा, मीरा को कौन नहीं जानता, मीरा को सब लोग जानते हैं, कृष्णा की मीरा, वो वाली मीरा। तो कृष्ण की जो मीरा है, उनके जो वो थे हस्बैंड थे, उनके एक्सपायर होने के बाद जो उनके जेठ जी थे, उन्होंने सांप का जहर देके ही तो उनको मरवाया था ना। वैसे कहते हैं कि वह सांप का जहर था, वो तो उन्होंने पी लिया था, लेकिन वो क्या हो गई थी, भगवान श्री कृष्णा में ही विलीन हो गई थी, मतलब उनके सांप का जहर का कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो मीरा को क्या है, सांप के जहर का क्या दिया गया, सांप का जहर दिया गया था मारने के लिए, तो सांप तो हमें याद हो जाएगा मीरा से। रत्न कुमार, इसको कैसे याद करेंगे भाई, मीरा क्या थी, जो राजा थे उनकी वाइफ थी, तो क्या हो गई, रानी हो गई। तो रानी के पास हीरे जवाहरात रत्न आभूषण, ये तो सिंपल सी बातें हो नहीं है। तो रत्न कुमार को हम मीरा से ऐसे रिलेट कर लेंगे, भाई मीरा के पास बहुत सारे रत्न आभूषण वगैरह थे, बट वो पहनती क्या थी, कृष्णा की जो भगवा रंग की जो साड़ी हुआ करती थी वो पहना करती थी मीरा। तो ऐसे याद कर लेंगे, रत्नाभूषण बहुत थे, सांप के जहर से उनको मरवाया गया था, बट वो मरी नहीं थी, कृष्णा जी में विलीन हो गई थी। और ये क्या है, साहित्य अकादमी जो अवार्ड्स है उनका सर्वोच्च टॉप लेवल का ये अवार्ड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रांगे राघव अवार्ड, जो 31,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। विजेता कौन है इसके, पुरुषोत्तम पोमल है, जो कहाँ के हैं, जालोर के हैं, उनको दिया गया है। उपन्यास इसकी पाषाण पुत्री क्षत्रायणी हीरा दे, ये इनकी कृति है, उसका नाम है। अब इसको याद कैसे करेंगे, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, हम जो पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है, जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब पुरुषोत्तम हम किसको मानते हैं, हम भगवान श्री राम के लिए ऐसे कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो भगवान श्री राम के लिए हम पुरुषोत्तम वर्ड का यूज लेते हैं। तो पुरुषोत्तम कौन है, भगवान श्री राम। और राम को हम क्या कहते हैं, राम को हम जैसे हम राघव बोलते हैं ना, राघव राघव करके बोलते हैं ना, तो राघव किसको बोलते हैं हम, राम जी को। तो राघव से हमें पुरुषोत्तम को थोड़ा सा रिलेट कर लेना है, तो हमें ये चीज याद हो जाएगी। अब पाषाण पुत्री को कैसे याद करेंगे, अगर आपको पता हो, मतलब जब रामायण देखते थे हम लोग, तो रामायण में एक सीन आता था जिसमें जो अहिल्या थी, आई थिंक, मुझे जहाँ तक मतलब कंफर्म तो मैं नहीं हूँ, बट अहिल्या थी शायद वो, जो पाषाण की प्रतिमा, मतलब पाषाण बनी हुई थी। फिर जब भगवान राम ने अपना चरण उस पर टच किया था, तो वो मतलब अहिल्या रूप में आ गई थी, ऐसा था, अहिल्या ही था शायद, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कुछ सीन था वहाँ पे। तो उससे हमें याद करना है कि भगवान श्री राम ने जब उन पे, मतलब उस शिला पे पैर रखा था, तो वो अपने असली रूप में आ गई थी, मतलब इंसान रूप में आ गई थी। तो राघव कौन है, श्री राम, श्री राम को हम पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। और पाषाण से क्या बन गई थी, वो पुत्री, मतलब इंसान बन गई थी ना, तो पाषाण पुत्री से जब वहाँ पे वो पिक्चर, मतलब क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें अपने आप पिक्चराइज हो जाएगी वो चीज़ की पाषाण की प्रतिमा थी, कौन था, राघव यानी भगवान श्री राम, और पुरुषोत्तम कौन थे, भगवान श्री राम। तो ऐसे थोड़ा सा करके हम इसको कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं सुगिंद्र पुरस्कार, जिसमें भी 31,000 रुपये दिए जाते हैं। जो मीरा पुरस्कार है उसमें अलग पैसे दिए जाते हैं, और बाकी जो भी अवार्ड्स आएंगे ना अब, वो उनमें सेम मतलब पैसे दिए जाते हैं। फिर है विजेता कौन है इसके, चेतन औचित्य, जो कहाँ से, उदयपुर से है। और कृति क्या है इनकी, कविता संग्रह है, जो पानी है उसके लिए दिया गया है। अब हमें याद कैसे करना है, चेतन, चेतन का मतलब क्या होता है, चेतना, चेतना मतलब जागना, उठना, कोई मूर्छित हो गया, मूर्छित इन द सेंस कोई बेहोश हो गया और वो वापस होश में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं चेतन, मतलब चेत होना, उस चीज को बोलते हैं। एक होता है अचेतन मन, एक होता है चेतन मन। तो अचेतन मतलब जो अचेत अवस्था में पड़ा हो, जिसको पता नहीं है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एक चेतन एक अचेतन। चेतन यानी जो होश में हो, तो उसको याद करना है। अगर कोई अचेत अवस्था में पड़ा है और उसको
चेतन अवस्था में लाना है तो हम क्या करेंगे, एक तो होता है ना कोई बेहोश हो जाता है तो उसको हम पानी पिलाते हैं, कोई बेहोश हो गया इंसान तो उसको पानी पिला के चेतन अवस्था में लाया जाता है। तो वैसे होता है ना, जैसे समटाइम्स ऐसे होता है ना, हमें मूवीज़ वगैरह में या कोई जैसे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें अपन देखते हैं ना कि भाई दोस्त होते हैं, 2-4 दोस्त होते हैं, और वो अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको होश में लाने के लिए मतलब कुछ भी गंदा सूंघा दिया, उसको सूंघाना मतलब स्मेल उसके नाकों में जाएगी तो वो सूंघ के गंदी स्मेल को सूंघ के उठ जाएगा, है ना। तो जैसे सॉक्स वगैरह सूंघा दिया गंदा सा, है ना, तो उस चीज़ को लेके जब वो मतलब अपने दोस्तों को सूंघाता है, कोई भी सूंघाते हैं अपने दोस्तों को, तो जब उससे सूंघने से क्या है वो चेतन अवस्था में आ जाते हैं, मतलब उठ जाते हैं। भाई इतनी गंदी स्मेल, उसको स्मेल होगी तो गंदा ही लगेगा, उठ जाएगा बेचारा। अचेत अवस्था में पड़ा हुआ भी इंसान चेतन अवस्था में आ जाए जब वो कुछ गंदा सूंघ लेता है। तो एक तो पानी भी हम तभी पिलाते हैं जब किसी को चेतन अवस्था में लाना होता है, और हम किसी को मतलब कुछ सूंघाते हैं, स्मेल करवाते हैं, तो क्या होता है वो चेतन अवस्था में आ जाता है। तो सुघिंद्र पुरस्कार है वो जो चेतन औचित्य है उनको, और जो पानी है उसकी कृति उनके लिए दिया गया है। फिर हम बात करते हैं देवीलाल सामर पुरस्कार, जो 31,000 रुपये इसमें भी दिए जाते हैं। रास बिहारी गौड़, जो कहाँ से, अजमेर से हैं, और इनकी कृति है गांधी जिंदा है, उसके लिए ये है दिया गया है। अब कैसे याद करेंगे, रास बिहारी मतलब उस टाइम पे रास बिहारी बोस, गांधी जी वगैरह यही तो थे, है ना। तो रास बिहारी बोस, गांधी जी, थोड़ा सा ऐसे रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। और बिहारी बोलते हैं भगवान जी को, देवी होती है देवी माँ, देवी और भगवान, देवी और देवता, थोड़ा सा ऐसे रिलेट करेंगे ना तो हो जाएगा। और अगर याद करना चाहो तो आप इसको सीधे से भी याद कर सकते हो, बाकी ट्रिक की जिसको ज़रूरत है वो थोड़ा सा इसको कोरिलेट भी कर सकता है, बाकी सीधे से भी याद हो जाएगी ये चीज़। फिर हम बात करते हैं देवराज उपाध्याय पुरस्कार, जिसमें भी 31,000 रुपये दिए जाते हैं। किसको दिया गया है, हरीश बी शर्मा, इनको ये दिया गया है। कहाँ के हैं ये, बीकानेर के रहने वाले हैं, और इनकी कृति क्या है, प्रस्थान बिंदु, इसके लिए ये दिया गया है। अब देवराज, देवराज किसको कहते हैं हम, देवराज, देवराज कौन है, इंद्र भगवान को हम देवराज कहते हैं ना, जो देवों का राजा हो, वो कौन है, इंद्र। और हरीश, हरीश कौन है, हरि, मतलब हरि कौन है, हम किसको बोलते हैं, कृष्णा जी को हरि कहते हैं। तो देवराज इंद्र है, वो देवताओं के राजा है, किंतु उनके भी ईश कौन है, हरि, क्योंकि इंद्र से तो बड़े ही है ना कृष्णा जी। तो हरीश, हरि क्या है, उनके भी ईश हैं, किनके, देवराज के भी ईश हैं। तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर है कन्हैया लाल सहल पुरस्कार, जो 31,000 रुपये इसमें भी दिए जाते हैं। रावत, जो राघवेंद्र रावत है जयपुर के, उनको दिया गया है, और कृति है इसकी मारक लहरों के बीच। कन्हैया लाल मतलब कृष्णा जी है ना, कान्हा जी, वो मतलब लहरों में चले गए थे, तो सब ऐसे सोचने लग गए थे कि कृष्णा जी तो अब नहीं रहे, बट वो लहरों को भी मात दे के बाहर आ गए थे जब उन्होंने कालिया उस पे नाग पे नृत्य किया था, तब की बात है ये। फिर है शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार, इसमें भी 31,000 रुपये दिए जाते हैं। और रोचिका अरुण शर्मा, इनको है दिया गया है, और ये कोटा की है, कृति है इनकी किताबों से बातें, इनकी कृति है। फिर है सुमनेश जोशी पुरस्कार, जो 21,000 रुपये इसमें भी दिए जाते हैं। और बिलाल जो पठान है उदयपुर के, उनको दिया गया है, कृति है इनकी अब पेड़ फल बेचेंगे, जो पेड़ हैं वो फल बेचेंगे, ऐसे करके हैं। सुमनेश, सुमन को हम, सुमन किसका पर्यायवाची है, फूल का, फूल कैसे कलर का होता है, जनरली रेड कलर का। तो फूल, सुमन कहाँ लगते हैं, पेड़ों पे, फूल कहाँ लगते हैं, पेड़ों पे, और कैसे होते हैं, लाल कलर के। सुमन या फूल कैसे होते हैं, लाल कलर के। तो बिलाल से हमें थोड़ा सा लाल रिलेट कर लेना है भाई, सुमन कैसे होते हैं, लाल, फूल कैसे होते हैं, लाल, और फूल लगते कहाँ पे है, पेड़ों पे, तो पेड़ों पे फूल लग गए, ऐसे हो गया। फिर है साहित्य मनीषी पुरस्कार, जिसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, विजेता है इनके वेद व्यास जी, विजेता है इनके। फिर है जनार्दन राय नागर सम्मान, जो 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, और डॉक्टर जो रणजीत हैं ये इसके विजेता हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, जनार्दन, जनार्दन मतलब जन, जन आ गया ना भाई। रण में जीतता कौन है भाई, 2 पार्टियां जब लड़ रही हैं रण में, तो जीतेगा तो एक ही ना, तो जीतेगा कौन, मतलब एक इधर वाला जीतो, इधर वाला जीतो, जीतो तो
जीतेगा तो एक ही जना, ऐसे बोलते हैं ना, एक ही जना जीतेगा, चाहे इधर वाले जीतो या इधर वाले, तो रण में जीतेगा कौन? एक ही जना। तो जन से थोड़ा सा जनार्दन को हम कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये अवार्ड्स नहीं है ये, मतलब यहाँ से तो ये क्या बोलते हैं, योजना आ गई। तो मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार है 2023, ये किसको दिया गया है? मुख्यमंत्री जीएसटी पुरस्कार योजना है, ये योजना है यहाँ पे। राज्य में जो जीएसटी का जो राजस्व में वृद्धि है उसके लिए, अर्थात कि जो जीएसटी कलेक्ट करी जाती है ना, तो उसमें क्या हो, वृद्धि हो, इंक्रीज हो जीएसटी में, तो उस चीज़ के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। तो अब देखते हैं योजना में क्या है। शुरुआत करी गई है 1 अक्टूबर से, कब तक रहेगी? 31 मार्च 2024 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। भाई क्यों जारी कर रहे हो तुम इसको? देखते हैं क्यों जारी कर रहे हैं। बिल एंड इनवॉइस पर लागू होगी ये। जो बिल हम लेते हैं ना, जैसे हमने कोई भी सामान खरीदा, उस पर हम बिल ले रहे हैं, तो भाई उसमें जो बोलते हैं ना, भाई जीएसटी है इसमें इंक्लूड, मतलब जीएसटी का लोगों को मतलब ही समझ में नहीं आता। लोग हर किसी पे जीएसटी ले लेते हैं, मतलब जैसे उपभोक्ता होता है ना, वो थोड़ा ऐसे, मतलब जो अवेयर नहीं होता ना, उनसे तो लोग ठग लेते हैं, बाकी जो अवेयर होते हैं उनसे तो नहीं ठग पाते। बट फिर भी जो मतलब लोग होते हैं, उनसे भाई बिल लेना नेसेसरी होना चाहिए। तो उस बिल ले, जैसे मैंने कोई सामान खरीदा, तो मैं दुकानदार को ऐसे बोलूँ कि आप मुझे इस चीज़ का बिल दो, तो वो बिल होना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अब देखते हैं योजना में है क्या। इस योजना में उपभोक्ताओं द्वारा राज्य में जीएसटी एक्ट जो लागू हो रहा है, उसके तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों से जो क्रय की गई, मतलब खरीदी हुई वस्तु है, उसके योग्य वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में, जो हमने वस्तु ली है या कोई भी सेवा ली है, उसके संबंध में जो प्राप्त बिल है, उसको क्या करना है? ऑनलाइन पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको हम ऐप कह सकते हैं, उस पर क्या करना है? हमें अपलोड करना है। उस पर क्या करना है? अपलोड करना है। उसके उपरांत लॉटरी द्वारा, मतलब लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। मतलब मान लो 1000 लोगों ने क्या किया, वो बिल जमा करवा दिया। अब उन बिलों में से क्या है? लॉटरी कैसे होती है? मतलब चीज़ें ऐसे बिखरी हुई रहती है, उसमें से कोई एक चूज कर लिया, तो उसमें जो खुलने वाली पर्ची जिसका नाम होगा, उसको क्या है, अब मतलब प्राइस दी जाएगी। अब वो प्राइस कितने में हो सकती है, देखते हैं। इसकी प्राइस है 1 करोड़ तक, 10 लाख से 10,000 से ये 1 करोड़ तक की मतलब प्राइज मनी इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कब? जब आप जो आपने बिल लिया है उसको इस ऐप पे, जो इस योजना के तहत चलाया जा रहा है, उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर इस योजना के तहत राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का बम्पर पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब ये क्या है? सेंट्रल लेवल की क्या है? योजना है जिसका शुभारंभ किया गया है। सीधी सीधी बातों में अपन देखें ना, तो ये है, हमने कोई भी चीज़ सामान खरीदा है ना, तो उसका हमने बिल लिया, उस बिल को हमें ऐप पे अपलोड करना है, अगले देखेंगे और लॉटरी के माध्यम से कोई विजेता है उसको चूज करेंगे, उसको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसे है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो दिवस है, जो सितंबर माह में देखे हैं हमने, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है 26 सितंबर को इसको मनाया गया है। इस अवसर पर क्या होगा? जो मौसम विभाग है उसके तर्ज पर, मौसम विभाग की तर्ज पर कहाँ? जयपुर में वायु प्रदूषण की चेतावनी जारी करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब जैसे मौसम विभाग क्या करता है कि जब कुछ भी होने वाला होता है, घटित होने वाला होता है, बाढ़ आने वाली होती है, मौसम खराब होने वाला होता है, तो उस मौसम की पहले जानकारी प्रोवाइड करवा देती है लोगों की, जिससे लोग अवेयर रहें कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। तो उसी की तर्ज पे वायु प्रदूषण की चेतावनी, भाई मतलब वायु प्रदूषण इतना सारा हो रहा है, तो उसके लिए हम पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर लें। और उसके लिए समझौता हुआ है किस किस्म के मध्य? IITM पुणे और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? इन दोनों के मध्य IITM पुणे और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनमें समझौता हुआ है। कब लागू हुआ है? 26 सितंबर को ये चीज़ करी गई है। फिर हम बात करते हैं राज्य के प्रत्येक जिले में इसमें हुआ क्या है। राज्य के जितने भी जिले हैं उसमें वायु प्रदूषण पर सतत निगरानी रखने के लिए राज्य में नए कितने 15 CAQMS
ये क्या है, सेंटर की स्थापना करने के उद्देश्य से एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और आरएसपीसीबी मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान का, उसके मध्य ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा राजस्थान सरकार के प्रतिवर्ष 11 अगस्त को एक दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस है? यह है विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस। इसको मनाने की घोषणा करी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा 31 अगस्त को। और फिर है विश्व पर्यावरण दिवस, जो 27 दिसंबर के अवसर पर राजस्थान के 2 गांव कौन कौन से हैं, भीनमाल चित्तौड़गढ़ और नौरंगाबाद अलवर, जो है इन 2 गांवों को पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन सा? एक तो रजत और एक कांस्य, मतलब इसको रजत और इसको कांस्य पदक दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसके द्वारा ये प्रोवाइड करवाया गया है। जो ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार है वो दिया गया है इन दोनों जो गांव हैं उन। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को मनाया गया है, उसके अवसर पर 2 जो गांव हैं उनको ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार दिए गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें इम्पोर्टेंट जो युद्धाभ्यास है वो देखते हैं। सबसे पहले है डेजर्ट स्ट्राइक एक युद्धाभ्यास है जो किस किस के मध्य हुआ है। भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास है, मतलब ऐसे नहीं किसी दूसरे देश के साथ, हमारा खुद का ही है ये। जो आयोजन कहाँ पे हुआ है? जैसलमेर की जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे आयोजित हुआ है। मतलब लगभग यहाँ पे ही मतलब इनका आयोजन होता है युद्धाभ्यास वगैरह का, तो यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। डेजर्ट दिख रहा है ना आपको? डेजर्ट कहाँ पे है? ऑब्वियस सी बात है ना, जैसलमेर में। फिर है एयर शो सूर्य किरण, जो वायुसेना द्वारा जयपुर के जल महल पर आयोजित किया गया था। अब जो एयर शो, मतलब नाम में ही है एयर शो, मतलब एयर मतलब हवा में होने वाला शो, तो हवा में जो होने वाला शो है वो जल महल के ऊपर हुआ है। अब मान लो ये जल महल है, ठीक है, जल महल मतलब जहाँ पे जल है वो बीच में महल सा है और फिर चारों तरफ जल है। अब जो सूर्य किरण को कैसे याद करेंगे भाई? सूर्य की किरण आती है तो जल में ऐसे प्रॉपरली विजिबल होती है ना, ऐसे मतलब वो पानी छलकता है तो भी ऐसे वो हिलता है पानी, तो ऐसे सुंदर सा दिखता है ना। तो एयर शो हुआ है जिसमें मतलब एयर में शो हुआ है, वो पानी में दिख रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो हमें वो चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है जिसमें इम्पोर्टेंट योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सितंबर माह में आयोजित हुई हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है इंदिरा रसोई योजना। भाई इंदिरा रसोई योजना तो पहले से चालू है, अब कौन सी नहीं चालू हो गई? अब चालू हुई है जो ग्रामीण जो मतलब पहले तो शहरी क्षेत्र में ये चीज़ लागू थी, बट अब क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये क्या है लागू हो गई इंदिरा रसोई योजना। बजट में जो इसकी घोषणा हुई थी 23-24 का बजट था, उसमें इसकी घोषणा हुई थी। और इसकी जो संकल्पना है, किस संकल्पना पे ये काम करता है वो है कोई भूखा न सोए, इसकी संकल्पना है। कब शुरुआत हुई है? 10 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत किसने करी है? ऑब्वियस सी बात है हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत करी है। और इनके साथ कौन थी? प्रियंका गांधी, ये इनके साथ थी। टोंक में इसकी शुरुआत हुई है। टोंक में भी कौन सा जिला है? टोंक जिले के निवाई स्थित जो झिलाई जो गांव है उसमें इसकी शुरुआत हुई है। इंदिरा गांधी रसोई योजना जो ग्रामीण है उसकी शुरुआत हुई है। OTS.com इसके तहत पूरे प्रदेश में 40 ग्रामीण रसोई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। अर्थात सबसे पहले 400 शुरू की है, उसके बाद में ये हो जाएगी 1000। कब तक? 25 सितंबर तक, मतलब 15 दिन बाद में ये कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी टोटल। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं भाई जब शुरुआत हुई थी तब कितनी इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण में खोली गई थी, तो हमें पता होना चाहिए भाई 400 खोली गई थी और उसके 15 दिन बाद में कितनी हो गई थी? 1000 हो गई थी, तो ऐसे हमें याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। ये जो पशु बीमा योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो महंगाई राहत कैंप है उसमें भी ये शामिल है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 6 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई है और स्थान है कहाँ से? गुलाबपुरा भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो और राशि क्या क्या मिलेगी इसमें? इस योजना के तहत प्रति परिवार, भाई एक परिवार है उसमें मान लो 10 या 20 गाय भैंस हैं, तो ऐसे नहीं है भाई तुम 20 के 20 जो गाय भैंस है उनका वो बीमा करवा रहे हो। आपको 2 गाय है या 2 भैंस है उनका बीमा करवाना है सिर्फ,
और 2 गाय या जो भैंस है उनको 40-40 हज़ार रुपये ही दिए जाएंगे अगर वो अकस्मात ख़त्म हो जाती है तो उस चीज़ के लिए। तो दुधारू जो पशु है उनके लिए 40-40 हज़ार रुपये का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ठीक है। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ये एक फैक्ट अलग से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है नियुक्तियाँ, जो हाल ही में राजस्थान में नियुक्तियाँ हुई हैं उनको देख लेते हैं। वीनू गुप्ता, ये कौन है? एक वीनू गुप्ता है जो क्या बनी है? राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको रेरा के नाम से जाना जाता है, उनकी ये क्या बनी है? चेयरमैन बनी है। फिर है डॉक्टर इकराम खान, जो क्या बने हैं? राजस्थान वक्फ विकास परिषद है, उनके द्वारा उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। इकराम खान को वक्फ विकास बोर्ड का नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष। फिर है हाल ही में जो राज्यपाल हैं हमारे, कौन से? कलराज मिश्र, उन्होंने क्या किया है? प्रोफेसर जो अल्पना कटेजा है प्रोफेसर हैं ये, उनको क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय जो हमारा जयपुर में है, राजस्थान विश्वविद्यालय है ना हमारा, वो जयपुर का है, वो जयपुर में है, और उनकी कुलपति नियुक्त किया गया है। किसको? अल्पना कटेजा, प्रोफेसर है ये यहाँ की, वो नियुक्त किया गया है। और जो राज्यपाल होते हैं वही तो इनको नियुक्त करते हैं, कुलपति वगैरह को। ठीक है। फिर है प्रोफेशनल अनिल कुमार रॉय, नाम क्या है? प्रोफेशनल अनिल कुमार रॉय, जिनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी जो विश्वविद्यालय है सीकर का, उसका कुलपति क्या है? इनको नियुक्त किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। हमने देखा इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देख लिए, नियुक्तियाँ देख ली, योजनाएं देख ली। अब जो इम्पोर्टेंट और चीज़ें हुई हैं वो देखते हैं हम। 20 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें कुछ निर्णय लिए गए, कुछ नीतियाँ लागू करी गई है, वो देखते हैं कौन कौन सी है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो 2023 है उसका अनुमोदन किया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति पहले भी लागू थी, बट ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 है, उसका अनुमोदन किया गया है। और क्या किया है मंत्रिमंडल ने जो राजस्थान बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति, वेस्ट टू एनर्जी मतलब जो हम वेस्ट चीज़ें करते हैं उससे क्या है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना, तो वो एनर्जी नीति है 2023, उसका भी अनुमोदन किया गया है। और क्या किया गया है? जोधपुर में जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान है उसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में। वैसे ही तुक्का मारने की बात जहाँ आए तो जोधपुर मारना है, क्योंकि ये किसका क्षेत्र है? हमारे जो सीएम साहब है गहलोत साहब, उनका क्या है? ये क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें और क्या किया है मंत्रिमंडल ने राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो मतलब ड्रग्स वगैरह बनाई जाती है, मतलब ड्रग्स मतलब वो वाली ड्रग्स नहीं, दवाइयाँ वगैरह जो बनाई जाती है ना, उसके लिए राजकीय उपकरण के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को इन्होंने अनुमोदित किया है। ठीक है। ड्रग्स जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनको भी तो ड्रग्स बोला जाता है ना, तो उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का जो नाम है वो चेंज किया गया है। जो यादें माटी कला बोर्ड है वो इसका नाम चेंज किया गया है। जैसे मोदी जी हैं हमारे, वो भी नाम चेंज करने में माहिर है, और जो योगी जी हैं वो भी हमारे नाम चेंज करने में माहिर है। उनसे इंस्पायर होके हमारे जो अशोक गहलोत साहब हैं सीएम साहब, वो भी इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने भी क्या है? नाम चेंज करना शुरू कर दिया है। हमारे लिए पहले बोर्ड याद करना होगा, फिर बोर्ड का जो नाम चेंज किया है वो याद करना होगा। हमारा काम है सिर्फ याद करना। ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इतने सारे तो बोर्ड हो गए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं ना, तो इतने सारे तो बोर्ड गठित कर दिए। वो याद करो, क्या करो, उनके नाम चेंज करो, फिर से वो याद करो, याद तो करने पड़ेंगे ना, नौकरी लगनी है तो याद करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं भारत में जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है जो हमारे चुनाव वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसने एक गाइडलाइन जारी करी गई है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो 80 वर्ष के लोग हैं, भाई इतने बूढ़े लोग हैं, अगर वोट देने कहीं जाएंगे तो परेशान तो होंगे ही, तो उनके लिए क्या है भाई, घर पे ही उस चीज़ की सुविधा हो जाए, तो घर से ही वो वोट कर सके। उस चीज़ के लिए 80 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए, और जो 40% मतलब जो वो होता है ना, मतलब विशेष योग्यजन, जो मतलब किसी के मतलब प्रॉब्लम होती है ना, दिव्यांग लोग होते हैं, तो उस चीज़ के लिए भाई
क्राइटेरिया होता है, तो 100% दिव्यांग होता है, 50, 70 ऐसे 40 ऐसे मतलब दिव्यांग का भी क्राइटेरिया होता है। तो उस दिव्यांग में 40% अगर कोई दिव्यांग है, क्राइटेरिया वो डिसाइड कौन करता है? सरकार के द्वारा वो डिसाइड किया जाता है। तो 40% अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए भी क्या है, घर पे 80 वर्ष का इंसान, और 40% अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए भाई घर पे ही वो वोट कर सके, उस चीज़ की व्यवस्था की गई है। क्या है? दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। तो मतलब पहली बार कोई चीज़ करी जाती है ना, तो वो इम्पोर्टेंट ही होती है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो वोटिंग की सुविधा है वो घर से, मतलब क्राइटेरिया हमें याद होना चाहिए। हमसे पूछ सकते हैं भाई 40%, 50%, 60%, 70%, तो हमें याद रखना है 40% और 80 साल के ऊपर के लोग, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, राजस्थान का जो दूसरा पशु चिकित्सालय है वो जोबनेर में शुरू करा गया है। भाई दूसरा जो शुरू किया गया है, तो पहला कहाँ पे था? तो पहला पशु विज्ञान जो विश्वविद्यालय है वो बीकानेर में था, अब कहाँ पे? जोबनेर में इसकी शुरुआत कर दी गई है। राज्य के जो दूसरे पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की जा रही है, कहाँ पे? जोबनेर में। पहले कहाँ पे था? बीकानेर में। तो बीकानेर और जोधपुर हमें याद कर लेना है। पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन, मतलब करंट में ये चर्चा में, तो हमसे पहला वाला भी पूछ सकते हैं, दूसरा वाला नहीं। दूसरा अगर यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है तो पहला वाला कहाँ पे था, ऐसे पूछ सकते हैं, तो बीकानेर में है। फिर है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 2 पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। ये क्या है, राजस्थान के लिए एक उपलब्धि है भाई। मतलब ऐसा इतने सारे राज्य हैं जिसमें राजस्थान पहला राज्य बना है जिसमें पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हैं वो स्थित है एक राज्य में 2, ठीक है। फिर हम बात करते हैं MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। जो MBM विश्वविद्यालय है जोधपुर में, उसमें क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी खोला जाएगा है। तो MBM स्कूल है, वहाँ पे खोला जा रहा है क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जहाँ पे धूप ज़्यादा आती है, ऑब्वियस सी बात है ना। और धूप कहाँ ज़्यादा आती है? जो मतलब हमारा वेस्ट साइड है वहाँ पे तो आएगी ना, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। और तुक्का तो हम वैसे भी जोधपुर पे लगाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, राजस्थान सरकार, जो हमारा राजस्थान सरकार है उसमें क्या है, बांसवाड़ा में क्या है, एक मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में स्थित एक मानगढ़ धाम है। मानगढ़ धाम ये वही है जहाँ पे 1500 भीलों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम याद करते हुए हमारी तरफ से ये कहा गया कि भाई आप, मतलब यहाँ पे जो नरसंहार हुआ था इतना बड़ा, तो उस चीज़ को एडमायर करने के लिए लोगों ने जो CM साहब है उनसे रिक्वेस्ट करी, और CM साहब ने उस रिक्वेस्ट को माना, और मानगढ़ धाम को किसके रूप में, राष्ट्रीय स्मारक है उसके रूप में ये विकसित किया गया है। जो भील लोग यहाँ पे मतलब ख़त्म हुए थे, जो मतलब इतने अपनी शहादत दी थी उन्होंने, तो उस चीज़ के लिए ये स्मारक की मतलब निर्माण किया जा रहा है। फिर है नीरू यादव। हु इज़ नीरू यादव? नीरू यादव कौन है? झुंझुनू के जो लांबी अहिर गांव है उसके क्या है, ये सरपंच है, और इनका नाम है हॉकी वाली सरपंच भी इनको कहा जाता है। भाई ये हॉकी वाली सरपंच है तो अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये KBC जो कौन बनेगा करोड़पति है उसमें क्या है, ये अभी जाके पहुंची है। मतलब राजस्थान की एक सरपंच, छोटे से गांव की सरपंच, और KBC में पहुंचना नॉर्मल बात थोड़ी है। तो ये है कि KBC में ये पहुंची है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूछ सकते हैं हमसे, ऐसे पूछ सकते हैं KBC में पहुंचने वाली जो नीरू यादव है उनका उपनाम क्या है, तो हॉकी वाली सरपंच, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना हमसे। फिर है, हाल ही में मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जो जोधपुर है, हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जोधपुर में, उनके जो महाधिवक्ता कार्यालय है उसका उद्घाटन वहाँ पे किया गया है। जोधपुर में किसका महाधिवक्ता कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया है। फिर हम बात करते हैं हाल ही में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने जोधपुर में, फिर से जोधपुर क्या है, अशोक गहलोत जी तो जोधपुर में उद्घाटन करेंगे हर कुछ किसी चीज़ का, तो किसका उद्घाटन कर रहे हैं, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया है। मारवाड़ से हमें समझ में आ रहा है ना भाई जोधपुर में होगा, तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है उसका लोकार्पण कहाँ किया गया है, जोधपुर में, और हमारे जो CM साहब हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर हम बात करते हैं राज्य में उच्च शिक्षा के लिए जो हायर एजुकेशन है उसके लिए उस क्षेत्र में
शैक्षणिक सुधार हो और एवं उन्मुखीकरण के लिए कुछ शुरू किया गया है। कहाँ पे? जयपुर में। और क्या शुरू किया गया है? राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, मतलब की जाएगी जयपुर में। किसके लिए? शिक्षा, जो हायर एजुकेशन है उसमें शिक्षा में सुधार के लिए क्या राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है, उसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, अभी हमने देखा ही था, वही है ये, दोबारा आ गया। डोला मेला जो कहाँ पे है? बारां में। डोल जो तालाब है उसके किनारे इसका आयोजन होता है। अब याद कैसे करेंगे? डोल मतलब डोल किसको बोलते हैं? हम ऐसे बोलते हैं ना, एक तो बोलते हैं डोल हम गुड़िया को कहते हैं, बोलते बार बार डोले मत, इधर उधर डोले मत। डोलना मतलब इधर उधर घूमने को हम, हमारी जो साधारण लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं उसमें उसको हम डोलना भी कहते हैं। उसमें बार बार डोले मत, इधर उधर घूमे मत, ऐसे डांट के बोलते हैं ना अपन। तो बार बार डोलना या घूमना मना होता है, तो डोलने से डोला। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? बारां में इसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं राज्यपाल जो कलराज मिश्र है, उन्होंने बांसवाड़ा जिले में क्या स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है गुरु गोविंद गिरी जनजातीय विश्वविद्यालय। उसमें क्या है? किसी चीज का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। वो क्या है? संविधान पार्क और संविधान स्तंभ है, उसका इन्होंने लोकार्पण किया है हमारे जो कलराज मिश्र साहब हैं उनके द्वारा, राज्यपाल जो है उनके द्वारा। फिर है 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उन्होंने शुभारंभ समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। देखते हैं, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में लूणी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। हमने मतलब दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात करें ना, तो पिछले वाले बजट में मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। दिव्यांग जो विश्वविद्यालय उसकी जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। तो एक दिव्यांग विश्वविद्यालय हो चुका था हमारे, बट हमने एक और दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला है जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी के नाम पे है ये। और कहाँ पे? जोधपुर में लूणी विधानसभा क्षेत्र में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो मतलब राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य बना है जिसमें जो दिव्यांग विश्वविद्यालय वो भी 2 हैं। फिर है भोपालगढ़ बिलाड़ा विश्वविद्यालय क्षेत्र में मारवाड़ आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। भोपालगढ़ और बिलाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र में है उसमें इसकी शुरुआत करी गई है आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की। फिर हम बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पेरल मिलेट्स के कार्यों का शिलान्यास किया गया है। जो कृषि विश्वविद्यालय है ना उसमें इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मिलेट्स के लिए। फिर हम बात करते हैं स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। जो हमारे स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री कौन है? शांति धारीवाल है, जिन्होंने किसकी शुरुआत करी है? बेटी गौरव पार्क। और ये कहाँ पे? कोटा में। मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि लड़के जो होते हैं वो तो क्या होते हैं भाई, उनको तो पीटते नहीं है, बच्चियों को पीटते हैं लोग, तो कूटते किसको है? बेटियों को। तो बेटी गौरव योजना कोटा से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। वैसे ऐसे है नहीं कि भाई लड़कियों को कूटते हैं, लड़कों को भी सलटाते हैं, मामा पापा तो है ना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक और शुरुआत करी है, वो कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे? हनुमान जी का जो मंदिर है, खोले के जो हनुमान जी हैं, कहाँ पे है? जयपुर में है ये। और रोपवे का वहाँ पे शुभारंभ किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये जो रोपवे है, खोले का जो हनुमान जी मंदिर है, उसमें स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेकर वैष्णो देवी माता जो मंदिर है वहां तक के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मतलब यहाँ से अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेकर वैष्णो देवी मंदिर तक ये रोपवे की शुरुआत हुई है। फिर है हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीकर के मंगलूणा गांव में शिक्षा संत स्वामी केशवानंद की प्रतिमा एवं स्मारक का क्या किया है? अनावरण। जो हमारे राज्यपाल है उन्होंने किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जिसमें हाल ही में जो हमारे जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है उन्होंने क्या किया है? बाड़मेर जिले में किसकी शुरुआत करी गई है? गुड़ामलानी बाड़मेर में है ना, उसमें ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र उसका क्या किया है? शिलान्यास किया। मतलब वेस्ट साइड में शुरुआत होगी, क्योंकि बाजरा किधर ज़्यादा उगता है? वेस्ट साइड में ही बाजरा ज़्यादा उगता है।
फिर है कोटा में ऑक्सीजोन सिटी पार्क है, उसका निर्माण किया गया है। 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उन्होंने प्रदेश के कोटा जिले में ऑक्सीजोन सिटी पार्क है, उसका शुभारंभ किया गया है। द गार्डन ऑफ जॉय, उसका इन्होंने लोकार्पण किया है। फिर हम बात करते हैं कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उसकी स्थापना की जा रही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें अमृत वाटिका का लोकार्पण किया है। अमृत वाटिका का लोकार्पण किया किसने है? हमारे जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने अमृत वाटिका का लोकार्पण किया है। ये कहाँ पे है? बीकानेर जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है। जो बीकानेर जिले में भी कहाँ पे की जा रही है, मतलब पर्टिकुलर बीकानेर जिले में तो करी जा रही है, बट उसमें भी एक स्पेशल लोकेशन है। कहाँ है? जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, वहाँ पे इसकी शुरुआत की जा रही है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे अमृत हमारे लिए, मतलब भगवान के लिए जो अमृत था ना, वो तो अमृत था ही। हम आज की जनरेशन के लिए अमृत क्या होता है? नमकीन खाना ही हमारे लिए क्या होता है? अमृत होता है कि भाई नमकीन मिल गई तो आनंद हो गए। तो नमकीन हमारे लिए जनरली क्या होता है? अमृत की जैसे काम करता है। तो हमें बीकानेर को थोड़ा सा अमृत से कोरिलेट कर देना है। जैसे मेरे को अच्छी लगती है नमकीन, तो वो मेरे लिए अमृत के समान काम करती है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा नमकीन से इसको कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी मैंने कोरिलेट करके आपको चीज़ें समझाई हैं, आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।